इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सेट 4 को सॉल्व किया था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए सेशन को शुरू करते हैं सेट 5 के पहले सवाल से। ये जो सेट 5 है ये 18/8/2022 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। 18/8/2022 के सेकेंड शिफ्ट में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था और उस शिफ्ट में जितने भी सवाल मैथमेटिक्स से पूछे गए थे वो सारे सवाल आपको इस सेट 5 में देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं सेट 5 के पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, ये सेट 5 का पहला सवाल होगा। सेट 5 का पहला सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि यदि x² + 2x + 9 की वैल्यू x - 2 × x - 3 है तो परिणामी समीकरण क्या होंगे, यानी कि जब इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो कौन सा समीकरण बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले उस समीकरण को मैं लिख देता हूँ जिसके बारे में जिक्र किया गया है सवाल में। समीकरण है x² + 2x + 9 = x - 2 × x - 3। अब जब इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे, तो कौन सा समीकरण बनेगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि जब इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, यानी जब इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि जब इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो क्या एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, एक घन समीकरण बनेगा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि जब इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, यानी कि एक घन बहुपद होगा। या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, कि जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, जब इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो क्या एक द्विघात समीकरण बनेगा, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये आपको पता करना है। एक बात बताइए, चारों ऑप्शन को देख के आप ये पता कर सकते हो कि क्या आपका उत्तर होने वाला है, कौन सा ऑप्शन आपका उत्तर होने वाला है। तो आप कहोगे सर हाँ, हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का उत्तर हो सकता है। कैसे? एक बात बताइए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि जब इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे ना तो कभी भी द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, और मुझे भी कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है। कैसे? वो देखिए, द्विघात समीकरण नहीं बनेगा तभी जब x² का टर्म इस इक्वेशन से गायब हो जाए। तो x² का टर्म कैसे गायब होगा वो देखिए। x² का टर्म इधर है एक जगह x², लेकिन इधर भी x² का टर्म बन रहा है। कैसे? वो देखिए, इस x से इस x में भी मल्टीप्लाई करना है आपको, और इस x से इस -3 में भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस x से आप इस x में मल्टीप्लाई करोगे तो x × x क्या बना देगा, x² बना देगा। तो इधर भी x² का टर्म होगा और इधर भी x² का टर्म होगा, तो दोनों जगह से x² का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, यानी कि जब दोनों ही तरफ से x² का टर्म कैंसिल आउट हो गया है, जब दोनों ही तरफ से x² का टर्म हट गया है, तो ये कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या, आप कहोगे नहीं बनेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बिना सॉल्व किए आप ऑप्शन नंबर ए उत्तर लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप सवाल को सॉल्व करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का उत्तर होगा। ये इन सवालों को जब इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो कभी द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दोनों तरफ से x² का टर्म कैंसिल हो जाएगा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ये टर्म तो पूरा सॉल्व ही है, x² + 2x + 9 है, बस हमें इसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, यह है x - 2 × x - 3, ऐसा ही है। अब एक बात बताइए, इस x से आपको x में भी मल्टीप्लाई करना है और -3 में भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस x से x में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x², और इसी x से -3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3x। अब x का टर्म कैंसिल हो गया, यानी x के टर्म से आपने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब इस -2 से इस x में भी मल्टीप्लाई करना है और इस -3 में भी मल्टीप्लाई करना है। तो -2 से x में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2x, और माइनस से जब -3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और फिर 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि जब इस x - 2 × x - 3 को आपने सॉल्व किया तो आपको ये टर्म मिल रहा है। अब इसे एक बार फिर से अरेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -3x - 2x, यानी कि -5x। तो ये बना के देगा आपको x² - 5x अब +6। मतलब ये कि जब इस x - 2 × x - 3 को आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये वाला टर्म मिल रहा है x² - 5x + 6। तो क्या इस टर्म के जगह पर हम लोग ये टर्म रख सकते हैं? इसमें कोई आपत्ति है क्या आपको? आप कहोगे कोई आपत्ति नहीं है, आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस x - 2 और x - 3 के जगह पर मैं x² - 5x + 6 लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस टर्म के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, जो टर्म लिखा है उसको आप वैसे उतार दीजिए। x² + 2x + 9 है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ कंपेयर जब आप करोगे तो x² का टर्म ये भी कैंसिल होगा और x² का टर्म ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से x² का टर्म कैंसिल ही हो रहा है, तो ये कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या, आप कहोगे नहीं बनेगा। ये कौन सा इक्वेशन बनेगा? तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन बनेगा? तो लीनियर इक्वेशन होगा। ये हो जाएगा इधर, इसको आप इधर लाइए तो ये हो जाएगा 7x की वैल्यू जो होगा किसके बराबर होगा, +9 इधर आ गया तो ये हो जाएगा -3। तो ये कौन सा इक्वेशन बनेगा? ये हमारा लीनियर इक्वेशन बनेगा। ये हमारा एक घातीय समीकरण होगा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, कभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है सेक 4a बराबर कॉसेक
3a माइनस 50 डिग्री है, यानी कि सेक 4a की वैल्यू जो है वह कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री के इक्वल है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि a प्लस 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, जहाँ पर 4a और 3a न्यून कोण है, यानी कि एक्यूट एंगल है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है आपको, कभी भी सेक ए बराबर कॉसेक बी आपको दिखे, कभी भी सेक ए बराबर आपको कॉसेक बी आपको दिखे, तो ये दोनों आपस में बराबर एक ही शर्त पे हो सकता है, तब जब इसके कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए। यानी ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तभी सेक ए की वैल्यू जो होगा वह कॉसेक बी के बराबर हो जाएगा। तो इस एंगल को ए पढ़ना है आपको, और इस एंगल को, इस पूरे एंगल को ए पढ़ना है, और इस पूरे एंगल को आपको बी पढ़ना है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि ये सेक 4a की वैल्यू जो है वह कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री के इक्वल तभी होगा जब इसके कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए। यानी कि 4a प्लस 3a माइनस 50 डिग्री की वैल्यू जो होगा वह 90 डिग्री के इक्वल होगा, तभी ये दोनों आइडेंटिटी आपस में इक्वल होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी सेक a की वैल्यू जो है वह कॉसेक b के बराबर हो, तो ये तभी हो सकता है जब इसके कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाए। इसके कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तभी ये दोनों आइडेंटिटी आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 4a प्लस 3a माइनस 50 डिग्री की वैल्यू जो होगा वह किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, तभी ये दोनों आइडेंटिटी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, सेक ए बराबर कॉसेक बी तभी हो सकता है जब इसके कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। ये इक्वेशन हो, ये आइडेंटिटी जो होती है ये आपको दिमाग में रखना है। तो बस इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7a बराबर माइनस 50, जब इधर आएगा तो ये प्लस का 50, ये 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा 140, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री, राइट। तो यहाँ से आप निकालोगे ए की वैल्यू आपको मिलेगा 20 डिग्री, 20 सत्य 140 होता है, यही होता है, 20 सत्य 140 होता है। तो ए की वैल्यू अगर 20 डिग्री है और आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस 95 डिग्री, ए प्लस 75 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, ए प्लस 75 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, ए प्लस 75 डिग्री की वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आप 20 रख दीजिए, तो आप पाओगे कि 20 प्लस 75 यानी कितना हो जाएगा 95 डिग्री, 95 डिग्री, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस पर बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो कभी भी इस तरह के सवाल आपको दिखे कि सेक ए की वैल्यू कॉसेक बी के बराबर हो रहा है, तो ये तभी हो पाएगा जब इसके कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, तभी ये होगा। इसके कोणों का जब कभी भी सेक ए की वैल्यू कॉसेक बी के बराबर है, कभी भी सेक ए की वैल्यू कॉसेक बी के बराबर है, तो ये आइडेंटिटी तभी इक्वल हो सकती है जब इसके कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, तभी सेक ए की वैल्यू जो है वह कॉसेक बी के बराबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। इसमें बहुत तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि कभी भी सेक ए का मान कॉसेक बी के बराबर है तो वो तभी हो सकता है जब उसके कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का माप, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 135 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी ये आपको पता करना है। उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी ये आपको पता करना है। देखिए फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी समबाहुभुज के कोई भी एक कोण आपको पता है, उसके अंतः कोण अगर आपको पता है, तो फॉर्मूला होता है समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप जो होता है वह होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर प्रत्येक अंतः कोण का माप जो है वह 135 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का माप होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप अगर आपको पता करना है तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो। अब उस समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का माप आपको सवाल में दिया हुआ है 135 डिग्री है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n की वैल्यू जो होगा वह 135 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल दीजिए, जो n जो होगा वह उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या होगा, है कि नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या बना के देगा ये बताइए, 180 से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 180 n माइनस ये 360 हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा 135 n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा कितना 45 n बराबर 360। ठीक है, तो यहाँ से 45 से 360 को आप अगर कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा कितना 9×5 45 और 9×4 36। ठीक है, 5 से आप इसको 8 बार में कैंसिल कर दीजिए, तो n बराबर हो जाएगा 8। यानी उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या जो होगा वह 8 होगा, जिसके प्रत्येक अंतः कोणों का माप कितना है 135 डिग्री है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। बस इस समीकरण को सॉल्व करके आपको ये मूल ज्ञात करना है, इसके रूट्स आपको निकालना है। मतलब कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो पक्का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट आपको पता करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बस सवाल को सॉल्व करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है। सवाल है 6/x माइनस 2/x माइनस 1 माइनस 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 2 की वैल्यू जो है वह 0 है। ठीक है, तो इस समीकरण के दोनों मूल हमें पता करना है। तो सबसे पहले इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो इसका एलसीएम जब आप लेते हो तो नीचे में एलसीएम बनेगा क्या, नीचे में एलसीएम बन जाएगा x इंटू
x माइनस 1 इंटू ये x माइनस 2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऊपर में जब इसे आप सॉल्व करोगे, तीनों का एलसीएम आपको मिला है कुल मिलाकर इतना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x से x का टर्म कैंसिल होगा, तो ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीच में माइनस तो माइनस लगा दीजिए, या 2 तो 2 आप लिख दीजिए। फिर इस x माइनस से इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो x माइनस 1 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में मिल जाएगा आपको क्या, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि x माइनस 1 का टर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, ये हो जाएगा कितना, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो x माइनस 2 का टर्म कैंसिल होगा, तो ऊपर में मिलेगा आपको x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब बराबर में ये हो जाएगा 0। तो जब इस टर्म को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही आपको मिलेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बट्टा वाला उधर आके क्या होगा, 0 में जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप रहने दीजिए। अब इसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब एक बार क्या कीजिए कि सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को आप सॉल्व कर दीजिए, और उसके बाद जो मिलेगा आपको उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x से दोनों टर्म को सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। x से इस दोनों टर्म को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको ये टर्म मिला। अब माइनस 1 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का x, माइनस 1 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 इंटू 2, कितना हो जाएगा 2 होगा। यानी जब इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये टर्म रहा है, तो इसको आप एक बार अरेंज कर दीजिए, तो माइनस 2x माइनस x माइनस 3x होगा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 2 हो जाएगा। मतलब कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को आपने सॉल्व किया है तो आपको ये टर्म मिल रहा है। अब इस टर्म में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला टर्म आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अपने पास जो टर्म था वो क्या था ये बताइए। अपने पास टर्म जो था, जब आपने x माइनस 1 को और x माइनस 2 को जब आपने सॉल्व किया है तो आपके पास जो टर्म आ रहा था वो आ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ रहा था। इसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है। तो इन दोनों को जब आपने सॉल्व किया है तो आपको मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और पूरे ब्रैकेट को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। माइनस इस 2x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 2x से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 4x, ठीक है। माइनस इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए, इसको हम अरेंज करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x, ये हो जाएगा कितना, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 18x और प्लस 12 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 0, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक स्टेप 2 स्टेप मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं एक ही बार में। एक्स स्क्वायर के टर्म को सबसे पहले देखिए कहाँ पे है। एक बार 6x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस होगा तो ये हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस 18x है। अब x के टर्म को आप ढूंढिए, यहाँ पर माइनस 18x है और यहाँ पे प्लस 4x है और प्लस x, यानी कि 5x और माइनस 18x है। दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 13x, राइट, ठीक है। 18 में से 5 घटाओगे तो 13 मिलेगा आपको। अब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक ही इंटीजर वाला टर्म है प्लस 12 बराबर ये हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, ये आपका द्विघात समीकरण बना है। और इसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपको पता करना है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट आपको पता करना है, इसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपको पता करना है, इसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपको पता करना है। तो चलिए दोनों मूल हम लोग पता करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 की वैल्यू अगर 0 है तो इसके दोनों रूट्स अगर आपको पता करना है तो बताइए कौन कौन सा होगा। यानी x की वैल्यू हमें चाहिए, x की दोनों वैल्यू हमें चाहिए, तो कौन कौन सी x की वैल्यू हो सकती है वो आप हमें बताइए। एक बात बताइए जरा, एक तो तरीका यह है कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्योर आप सॉल्व कर दीजिए पूरे, तब आपके पास x के दोनों वैल्यू मिलेंगे, यानी x के दोनों रूट, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट आपको मिल जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि डायरेक्ट यहीं से आप x के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स पता कर सकते हो। कैसे, वो देखिए, x की वैल्यू हमें चाहिए, x के दोनों वैल्यू चाहिए इस द्विघात समीकरण से। तो आप सोचिए मन ही मन आप सोचिए, x के दोनों वैल्यू आपको अगर पता करना है तो आप मन ही मन सोचिए, ऐसी दो संख्या आप अपने मन से सोचिए कि जिन दो संख्याओं को जब आपस में गुना करें, जिन दो संख्याओं को आपस में जब आप गुना करो तो प्लस का 36 आपको मिले,
प्लस का 36 आपको मिले। वैसी दो संख्या आप अपने मन से सोचिए, जिन दोनों को आप आपस में गुना करो तो प्लस का 36 मिल जाए। किसमें? प्लस का 36 मिले, 12 तिया 26। और ऐसी दो संख्या आप सोचिए अपने मन से, जिन दोनों को गुना करें तो प्लस का 36 मिले, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ो ना, उन्हीं दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ो तो माइनस का 13 आपको मिलना चाहिए। ऐसी दो संख्या आपको सोचना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस का 36, ठीक है। ऐसी दो संख्या आपको सोचना है, जिन दोनों को गुना करें तो प्लस का 36 मिल जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जब आप गुना करो तो माइनस का 13 आपको मिल जाए। कितना मिल जाए? माइनस का 13 मिल जाए आपको। तो आप कहोगे सर ऐसी दो संख्या जिसको गुना करें तो गुना करने पर प्लस का 36 हो जाए और जोड़ने पर माइनस का 13 हो जाए, तो ऐसी दो संख्याएं हैं माइनस का 9 और माइनस का 4, है कि नहीं है? इन दोनों को गुना कर दीजिए, माइनस का 36 मिलेगा, और दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो माइनस का 13 आपको मिल जाएगा। अब जिन दो संख्या को आपने सोचा है अपने मन से, अपने मन से सोचा है, उन दोनों संख्या के साइन को अपने मन से बदल देना है। जिन दो संख्याओं को आपने सोचा है, देखिए आपने कौन सी दो संख्या सोचा है? आपने ऐसी दो संख्या सोचा है -9 और -4। अब जिन दो संख्या को आपने सोचा है, आपको सोचना था वैसी दो संख्या जिसको गुना करें तो प्लस के 36 मिले और जोड़ें तो माइनस के 13 मिले। तो ऐसी दो संख्या आपने सोचा है -9 और -4, दोनों को गुना करने पर प्लस का 36 मिलेगा और दोनों को जोड़ने पर माइनस का 13 मिलेगा। अब जिन दो संख्या को आपने सोचा है उसके साइन को अपने मन से चेंज कर देना है। माइनस में है तो प्लस में आपको लिख देना है। और क्या करना है, एक काम और आपको करना है कि इन दोनों टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो 3 से इसमें भी आपको भाग करना है और 3 से आपको इसमें भी भाग करना है। तो x के दोनों रूट्स आपको मिल जाएगा। पहला रूट हो जाएगा 9/3 और दूसरा रूट हो जाएगा 4/3। यही होंगे इस द्विघात समीकरण के वो दोनों मूल। पहला मूल क्या हो जाएगा? 9/3 यानी कि 3 हो जाएगा, और दूसरा मूल हो जाएगा 4/3, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यही आपसे पूछा जा रहा था कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे। तो इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे 3, 4/3, यानी कि कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है, कुछ भी नहीं। टंकी के पूरी तरह से भरी होने पर यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के द्वारा, रिसाव मतलब कि छेद, यानी कि उस छेद के द्वारा टंकी को खाली करने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। यानी कि छेद यानी कि एक निकासी नल जिससे पानी खाली हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वह निकासी नल पूरे भरी हुई टंकी को कुल कितने समय में खाली कर देगी, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए सवाल को फिर से समझिए। सवाल में कहा है कि दो पाइप है एक्स और वाई जो कि किसी टंकी को क्रमशः 21 और 24 घंटे में भर सकता है। कहा दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो जितने समय में वो दोनों पाइप उस टंकी को भर देता उससे 48 मिनट अधिक समय लग रहा है उस टंकी को भरने में। ये जो 48 मिनट अधिक समय लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस समय उस दोनों पाइप को टंकी में खोला गया था उस टंकी को भरने के लिए, उसी समय उस टंकी के तल में नीचे में एक छेद था जो जिससे कि पानी बाहर निकल रहा था। तो वो दोनों पाइप उस टंकी में पानी भर रहा था, एक तीसरा नल जो था जिससे उस टंकी में छेद था उससे पानी बाहर निकल रहा था। तो इसी वजह से जितना समय में उस टंकी को भरना चाहिए था उससे 48 मिनट अधिक समय लग रहा है। तो ये जो 48 मिनट अधिक समय लग रहा है वह उस तीसरे नल की वजह से लग रहा है जिससे पानी बाहर निकल रहा है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि वो निकासी नल पूरे भरे हुए टंकी को कुल कितने समय में खाली कर सकती है, ये आप हमें बता दीजिए। तो हमें जो चाहिए उस निकासी नल का इफिशियंसी चाहिए कि वो जो निकासी नल है वह किस क्षमता से पानी को बाहर निकाल रहा है। तो जब इफिशियंसी आपको पता चल जाएगा तो फिर वहां से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि टंकी को खाली करने में कुल कितना समय लगेगा। तो चलिए इफिशियंसी हम लोग पता करते हैं। तो सवाल में कहा है कि पहले दो पाइप है एक्स और वाई जो कि टंकी को क्रमशः 21 और 24 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, लेकिन उस टंकी में एक छेद भी है जिससे कि पानी बाहर निकलता है, यानी निकासी नल है। तो ये निकासी नल को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता होगा। यानी एक्स पूरे टंकी को 21 घंटे में भर सकता है और वाई उस पूरे टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, और जेड जो है जिससे पानी बाहर निकल रहा है उसकी इफिशियंसी हमें नहीं पता है। तो मान लीजिए कि वो जो निकासी नल है वह पूरे टंकी को जेड की इफिशियंसी से पानी को बाहर निकल रहा है। तो यही हमें जेड की वैल्यू चाहिए, यानी कि जेड की वैल्यू हमें चाहिए, जेड जो है वह किस गति से पानी को बाहर निकाल रहा है। तो सबसे पहले मैं उस टंकी की कुछ क्षमता मान लेता हूं कि उस टंकी की कुल क्षमता जो होगी वह कुल कितनी होगी। तो हम सबको अच्छे से पता है टंकी की कुल क्षमता यानी कि इन दोनों का एलसीएम। टोटल वर्क मैं मान लेता हूं, तो टोटल वर्क जो होगा वह 21 और 24 का एलसीएम जो होगा वह 168 हो जाएगा। तो उस टंकी की कुल इफिशियंसी जो होगी, कुल क्षमता जो होगी वह 168 होगा। तो मान लीजिए कि कुल काम 168 है जिसको कि एक्स वाई जेड को करना है। एक्स पूरे काम को
एक्स पूरे टंकी को 21 घंटे में भर सकता है, 21 घंटा में उसे कुल इतना यूनिट पानी भरना है, तो एक्स को प्रति घंटा कितना यूनिट पानी भरना होगा? तो आप कहोगे एक्स को प्रति घंटा 8 यूनिट पानी भरना होगा। सिमिलरली वाई पूरे टंकी को 24 घंटा में भर सकता है और 24 घंटा में उसे 168 यूनिट पानी भरना है, तो इतना पानी भरने के लिए वाई को प्रति घंटा कितना यूनिट पानी भरना होगा? 7 यूनिट पानी प्रति घंटा भरना होगा। तो यहां से हमें पता चला एक्स और वाई के इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वह 8:7 होगा, यानी एक्स इस गति से उस टंकी में पानी भर रहा होगा और वाई जो होगा वह इस गति से उस टंकी में पानी भर रहा होगा। और जेड चूंकि उस टंकी से पानी को खाली कर रहा है, तो मान लीजिए कि जेड जो है वह प्रति घंटा इतना यूनिट पानी जो है वह खाली कर रहा होगा। चूंकि जेड जो होगा वह माइनस में आएगा, क्योंकि जेड जो होगा वह उस टंकी से भरे हुए पानी को खाली करेगा। तो मान लीजिए जेड की इफिशियंसी जो है वह इतना है, यानी जेड प्रति घंटा इतना यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो मुझे एक बात बताइए सबसे पहले कि चूंकि x प्रति घंटा इतना यूनिट पानी भर रहा है, y प्रति घंटा इतना यूनिट पानी भर रहा है और z प्रति घंटा इतना यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो मुझे ये बताइए कि ये तीनों जब मिल जाएगा x प्लस y प्लस z, तो ये तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा? तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, x अकेले प्रति घंटा 8 यूनिट पानी भरता है, y अकेले प्रति घंटा 7 यूनिट पानी भरता है और z अकेले प्रति घंटा इतना यूनिट पानी खाली करता है। तो ये तीनों मिल जाएगा तो 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा? 8 + 7 - z, यानी कि 15 माइनस जेड यूनिट पानी भरेगा। ये तीनों मिलकर 1 घंटा यानी प्रति घंटा इतना यूनिट पानी भरेगा। ये तीनों मिलकर प्रति घंटा इतना यूनिट पानी भरेगा। अगर ये तीनों मिलकर प्रति घंटा इतना यूनिट पानी भरता है, तो ये तीनों मिलकर उस टंकी को कुल कितने देर में भर देगा, ये आप हमें बता दीजिए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, ये तीनों मिलकर 1 घंटा में 15 माइनस जेड यूनिट पानी भरता है। ये तीनों मिलकर प्रति घंटा इतना यूनिट भरता है पानी, तो पूरे टंकी को भरने में तीनों को कुल मिलाकर इतना समय लग जाएगा। ये तीनों मिलकर पूरे टंकी को इतना देर में भर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि अगर एक्स वाई को ही अगर उस टंकी को भरना था, अगर ये दोनों ही उस टंकी को भरना चाहे, तो दोनों को उस टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, एक्स प्रति घंटा 8 यूनिट पानी भर रहा है और वाई प्रति घंटा 7 यूनिट पानी भर रहा है, तो ये दोनों मिल जाएगा, तो प्रति घंटा ये दोनों मिलकर कितना यूनिट पानी भरेगा? तो आप कहोगे ये दोनों मिलकर प्रति घंटा 15 यूनिट पानी भरेगा। तो अगर ये दोनों मिलकर प्रति घंटा 15 यूनिट पानी भरता है, तो ये दोनों मिलकर ही उस टंकी को कुल कितने देर में खाली भर देता? तो आप कहोगे दोनों मिलकर 1 घंटा में 15 यूनिट पानी भरता है, तो 168 यूनिट पानी भरने में इन दोनों को कुल मिलाकर इतना घंटे का समय लगता। यानी ये दोनों मिलकर उस पूरे टंकी को इतना देर में भर देता, लेकिन ये तीनों मिलकर उस टंकी को कुल मिलाकर पूरे इतना घंटा में भर सकता था। एक बात बताइए मुझे, हमें चाहिए जेड की इफिशियंसी। तो जेड की इफिशियंसी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इस जेड की वैल्यू हमें अगर निकालना है, तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इसको हमें माइनस करना होगा, तो जेड की वैल्यू मिल जाएगा। और वैसे भी सोचिए कि ये तीनों मिलकर उस टंकी को भरने में इतना समय लगा रहा है और ये दोनों मिलकर उस टंकी को भरने में इतना समय लगा रहा है, तो दोनों मिलकर उस टंकी को भरने में तो कम ही समय लगाएगा, लेकिन ये तीनों मिलकर उस टंकी को भरने में ज्यादा समय लगाएगा। ज्यादा समय इसलिए लगेगा चूंकि जेड जो है, जो तीसरा पाइप है निकासी नल, वह उस टंकी को खाली कर रहा है, तो इसीलिए ये तीनों मिलकर उस टंकी को भरने में समय जो लगाएगा वह इन दोनों से ज्यादा लगाएगा। कितना ज्यादा लगाएगा? 48 मिनट। मतलब कि इसमें से अगर इसको आप माइनस करते हो तो 48 मिनट का अंतर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से x प्लस y को आपको माइनस करना है। मतलब ये तीनों मिलकर पूरे टंकी को इतना देर में भर देगा। ये तीनों मिलकर कुल मिलाकर उस टंकी को इतना देर में भर देगा, जबकि ये दोनों मिलकर ही उस टंकी को सिर्फ इतना समय में भर देगा, इतना समय में भर देगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह कितने मिनट का है? आप कहोगे 48 मिनट का अंतर है। ये तीनों मिलकर उस टंकी को भरने में ज्यादा समय लगाएगा, क्योंकि इस दोनों के साथ एक तीसरा नल भी जुड़ा हुआ है जो कि उस टंकी से पानी को खाली कर रहा है। तो इसीलिए इस तीनों को उस टंकी को भरने में कुल मिलाकर इतना समय लगेगा और इन दोनों को उस टंकी को भरने में सिर्फ इतना ही समय लगेगा। यानी ये दोनों मिलकर उस टंकी को कम समय में खाली भरेगा और ये तीनों मिलकर उस टंकी को भरने में ज्यादा समय लगेगा। तो ये तीनों मिलकर उस टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा? इससे ज्यादा, तो 48 मिनट ज्यादा लगेगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 48 मिनट हो जाएगा। तो ये आवर में था, तो इसको भी हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5। अब इससे हमें सॉल्व करके आंसर निकाल देना है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 15 माइनस जेड है और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 48/60 था, तो इसे हम लोगों ने 4/5 लिख दिया है। ये आवर था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या मिलेगा ये आप हमें बता दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारा था 168/15 माइनस जेड माइनस 168/15 बराबर 4/5। तो आप बताइए जेड की आपको इफिशियंसी चाहिए, जेड की आपको इफिशियंसी चाहिए कि जेड की इफिशियंसी कितनी होगी। तो आप एक रास्ते से
सवाल को सॉल्व कर सकते हो। वैसे अगर ट्रेडिशनली जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आपको बचना है तो एक रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ऊपर में मिटाने वाला हूँ, क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ऊपर से मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऊपर में जो था वो चीज़ें मैं अभी मिटाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीचे वाला जो चीज़ें थी वो लिखना है। तो यहाँ से आपका बना था x प्लस वाई, ये आपका बना था, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 चल रहा है। तो ये अपना बना था x प्लस वाई प्लस z में से हमें x प्लस वाई को माइनस करके z की वैल्यू निकालनी थी। तो ये चीज़ें आया था 168। ये तीनों मिलकर पूरे टंकी को कुल मिलाकर इतना घंटे में भर सकता है, जबकि x और y दोनों मिलकर ही उस टंकी को कुल मिलाकर इतना घंटा में भर सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर था वो अपना सवाल में दिया हुआ था 48 मिनट का था। तो 48 मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए 60 से हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो आप इसे लिख सकते हो 12 चौका 48, 12 पच्चे 60, 12 चौका 48, ये हो जाएगा 12 पच्चे 60, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 168/15 माइनस z। अच्छा 168 को आप बाहर कॉमन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 168 को जब आप बाहर करोगे तो ऊपर में आपको क्या मिलेगा, 1/15 माइनस z, 15 माइनस z। अब माइनस ये हो जाएगा 1/15 इक्वल टू ये हो जाएगा 4/5। कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आपको। अब एलसीएम आप ले लीजिए, 15 माइनस जेड इंटू 15 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 168 इंटू ये हो जाएगा कितना, ये 15 इधर आ जाएगा और 15 माइनस जेड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 और 15 माइनस जेड यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा -15। अब प्लस जेड, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का जेड, और नीचे हो जाएगा 15 माइनस जेड, 15 माइनस जेड इंटू 15 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 225 माइनस कितना हो जाएगा, 15 जेड हो जाएगा। 225 माइनस 15 जेड हो जाएगा, 225 माइनस 15 जेड हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में ये हो जाएगा कितना, 4/5। कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 4 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दूना 8, 42 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल हो जाएगा। इस 5 से फिर इस 42 को हमें मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 42 पच्चे और इंटू जेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 42 पच्चे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, अब 5 चौका 20, अब 20 1 21, यानी कि 210 इंटू जेड, 210 इंटू जेड बराबर ये हो जाएगा कितना, 225 माइनस 15 जेड, 15 जेड है, ये 15 जेड है, ये ध्यान रखना है, ये आपको जेड है। 52 मत पढ़ लीजिएगा, 152। अब यहाँ से आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये 220 15 210 प्लस 15 ये हो जाएगा कितना, 225 जेड हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 225 जेड की वैल्यू जो है वह 225 के बराबर है। तो यहाँ से जेड की इफिशियंसी आपको मिल जाएगा या 1, यानी जेड जो है वह प्रति घंटा 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। जेड जो है वह प्रति घंटा 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। इस ये जेड जो है वह प्रति घंटा 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो जेड पूरे टंकी को कुल कितने समय में खाली कर देगी, ये आपको पता करना है। ये जो जेड है वह भरी हुए टंकी को कुल कितने समय में खाली कर देगा। तो चूंकि जेड 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली करता है, तो भरे हुए टंकी को यानी कि 168 यूनिट पानी को खत्म करने में उसे कुल मिलाकर 168 घंटा ही लगेगा। यानी कि उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 168 घंटा, यानी कि भरी हुई टंकी को जेड अकेले 168 घंटे में खाली कर देगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था जिससे कि आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं। मैंने कोशिश किया कि सवाल को आसान से आसान भाषा में आपको समझाऊं और मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें मैं सफल भी हो रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है एक पाई चार्ट है और चार्ट में कहा है कि नामांकित चार्ट एक कंपनी के द्वारा इसके ABCDE और F नामक 6 शाखाओं के द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। सवाल में कहा है, आपसे जो पूछा जा रहा है वो कहा है कि शाखा ए के द्वारा ब्रांच ए में कुल मिलाकर 850 कारें बेची गई हैं, ब्रांच बी में 750 कारें बेची गई है और ऑप्शन सी में मतलब ब्रांच सी में 650 कार बेची जा रही है और डी में 555 कार बेची गई है, ई में 700 कार बेची गई है और एफ में 410 कार बेची गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री जो है वह सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक थी। तो सबसे पहले इन 6 ब्रांचों में जो कुल कार बेचा गया है उसका औसत अपने को चाहिए। तो औसत निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, है कि नहीं है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे डेविएशन भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार ए के द्वारा 850 कार बेची गई है, कार बी के द्वारा, देखिए कार ए के द्वारा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, ई और एफ है। कार ए के द्वारा कुल मिलाकर 850 कार बेची गई है। कार ब्रांच बी के द्वारा कुल मिलाकर 725 कार बेची गई है। ब्रांच सी के द्वारा 650 कार बेची गई है और ब्रांच डी के द्वारा 555 कारें बेची गई है। ठीक है,
ब्रांच ई के द्वारा कुल मिलाकर 700 कारें बेची गई है और ब्रांच एफ के द्वारा कुल मिलाकर 410 कारें बेची गई है। तो हमें पता करना है इन सभी ब्रांचों में बेचे गए कारों का कुल औसत कितना होगा। कुल औसत कितना होगा ये अपने को पता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसे ट्रेडिशनली एवरेज निकाल दीजिए और दूसरा तरीका ये है कि आप डेविएशन यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है, डेविएशन भी लगा सकते हो। तो डेविएशन कैसे लगाते हैं वो देख लीजिए। मुझे निकालना है इन सभी ब्रांचों में बेचे गए कारों का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा, तो मैं मान लेता हूं इन सभी ब्रांचों में बेचे गए कारों का औसत जो होगा वह 650 होगा। 650 होगा। यहाँ पे मैं डेविएशन लगाने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि सभी ब्रांचों में बेचे गए कारों का कुल औसत जो होगा वह 650 होगा। 650 होगा। 650 होगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रांच ए में कुल मिलाकर 850 कारें बेची जा रही है और आपने एवरेज माना है 650। तो कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, तो ये हो रहा है 200। कितना कम हो रहा है, ये जो है वह 200 ज़्यादा हो जा रहा है, इससे 200 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। ये कितना ज़्यादा हो जा रहा है, ये कितना ज़्यादा हो जा रहा है, ये कितना ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये 75 ज़्यादा हो जा रहा है, 75 ज़्यादा हो जा रहा है। और ये तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना कम हो जा रहा है, ये कितना कम हो जा रहा है, तो 45 इधर है और 50 उधर है। 45 इधर और 50 उधर है, तो ये -95 है, राइट। ये कितना है ज़्यादा, ये +50 ज़्यादा है, +50 ज़्यादा है। और ये 410 है, इसको 910 मत पढ़ लीजिए, ये 410 है। ये आपका 410 है, 410 है। तो ये कितना है, तो 100 ये हो जाएगा कितना, 90 90 500 फिर 100 600 190 प्लस 50 यानी कि 240। ये 240 कम है, ये 240 कम है। तो अब देख लीजिए इसको, यहाँ से जो फाइनल आपका डेविएशन होगा वो क्या होगा। तो ये +200 है और ये -240 है। इसको अगर आप यहाँ पर कैंसिल करोगे तो यहाँ पर -40 का वेटेज आ जाएगा। माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, -240। जोड़ोगे तो -40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वेटेज है आपका वो कितने का है, 75 है और ये -40 है। तो दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये खत्म हो जाएगा और इधर 40 घटेगा तो ये +35 आ जाएगा, +35 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, ये 50 है और ये 35 है। 50 और 35 85 होता है और 85 में से 50 + 85 जो -95 करोगे तो ये आपका -10 हो जाएगा। ये -10 वेटेज दे रहा है, ये -10 वेटेज दे रहा है। कितना है, -10 ही होगा ना, कुछ कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक तो आपने नहीं किया है ना। -10 आ रहा है, -10 वेटेज दे रहा है, -10 दे रहा है, ठीक है। -850, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -10 वेटेज दे रहा है। तो अगर -10 वेटेज दे रहा है और कुल कितने पर है, नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो कुल मिलाकर 6 है। नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो कुल मिलाकर 6 है। तो 6 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो जो आपने एवरेज माना है उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि लगभग 2 से कम हो जाएगा, लगभग 2 से कम होगा। तो इसमें से 2 माइनस करोगे लगभग में, देखिए कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, है ये डेसिमल में आ रहा है और आपका ऑप्शन सारा जो है, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। -10/6 यानी कि अगर यहाँ पे 12 होता तो 2 कम, यानी जो एवरेज आपने माना है उससे 2 कम हो जाता, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पर 10/6 है, तो इसमें से जब आप -2 करोगे जो आपने एवरेज माना है उसमें से, चूंकि ये माइनस में आ गया है तो इसमें से आप माइनस करोगे तो आपको फाइनल एवरेज मिलेगा, यानी कि फाइनल एवरेज जो होगा आपका वह कितना होगा, तो 650 माइनस ये कितना हो जाएगा, लगभग 1.8 है ना, 1.8 है। अब मान के चलिए ना 2 ही माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 648 हो जाएगा ना, 648 कितना हो जाएगा, एवरेज जो हो जाएगा वह 648 हो जाएगा, 648। यानी कि सभी ब्रांचों में बेचे गए कारों का कुल औसत जो होगा वह 648 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल ब्रांचों में बेचे गए कारों का औसत अगर 648 है तो आपसे पूछा जा रहा था कि कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 कारों की औसत बिक्री से अधिक थी। तो औसत बिक्री तो 648 है। अब 648 जो है वह 648 से कौन कौन ज़्यादा है ये आप बताइए। तो एक यहाँ पर ज़्यादा है, 725 भी ज़्यादा है 648 से, ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, यानी कि कुल 4 ब्रांचेस होंगे। कुल कितने ब्रांचेस होंगे, जो कि एवरेज से भी ज़्यादा हो रहा है, तो 4 ब्रांचेस होंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर को देखिएगा, यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि 0.47 और ये इसी प्रकार से इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है। तो इसका भिन्नांश रूप क्या होगा, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो आप एक बात बताइए, अगर डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है तो उस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो जो चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा है उस पर हम लोग बार लगा देते हैं, यानी कि रेकरिंग का साइन लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.4747 अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 0.47 पे बार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसी का आपने को फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए, तो फ्रैक्शन फॉर्म
के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट बार बार रिपीट करता है उस नंबर को आप लिख दीजिए, उस अंक को लिख दीजिए, और जितना अंक बार बार रिपीट कर रहा है उतना 9 की संख्या। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 ही अंक है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है, तो उतना ही 9 की संख्या आपको लगाना है। तो यही हमारा हो जाएगा इसका भिन्नांश रूप, यानी कि 0.4747 इंटू डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स की को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसी की वैल्यू जो होता है वह 47/99 के इक्वल होता है, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि यदि AB बराबर x प्लस 3 है, BC बराबर 2x है और AC बराबर 4x माइनस 5 है, तो x के किस मान के लिए B जो होगा वह AC पर स्थित होगा। अगर AB की वैल्यू दे रखा है, BC की वैल्यू दे रखा है, AC की वैल्यू दे रखा है, तो x के किस मान के लिए B AC पर स्थित होगा। मतलब ये कॉलिनियर यानी एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है, तभी B AC पर स्थित हो पाएगा। मान लीजिए ये एक हमारा स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर आपका A है और यहाँ पर आपका C है, और B जो होगा वह इन्हीं दोनों के बीच कहीं पर होगा, तो मान लीजिए B यहाँ पर होगा। ये हमारा B का पॉइंट है। अब सवाल में आपको चीज़ें दी गई है कि AB की वैल्यू जो है वह x प्लस 3 के बराबर है। AB की वैल्यू जो है वो x प्लस 3 के बराबर है, ठीक है। VC की जो वैल्यू है वह 2x है, VC की जो वैल्यू है वह 2x है, और AC की जो वैल्यू है वह 4x माइनस 5 है। यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यानी कि AC की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है आप कह सकते हो ये 4x माइनस 3 है, 4x माइनस 3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू क्या होगा। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और ये हमारा A है, ये पर मैं B दे देता हूँ और यहाँ पर मैं C देता हूँ, तो मुझे एक बात बताइए कि A प्लस B का मान जो होगा और B प्लस C का मान जो होगा वह A प्लस C के मान के बराबर होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा, यानी कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम जो होगा वह इस पूरे लंबाई के इक्वल हो जाएगा। यानी इन दोनों के टुकड़ा का सम और इन दोनों के टुकड़ा का सम जो होगा वह इस पूरी लंबाई को दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा। आप कहोगे बिल्कुल दर्शाएगा, यानी AB प्लस BC बराबर हम लोग AC लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हमें लगाना है, इन दोनों टुकड़ों की लंबाई का जो योगफल होगा वह इस बड़े लंबाई के योगफल के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन दोनों का सम जो होगा वह 4x माइनस 3 के बराबर होगा, है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2x बराबर 4x माइनस 3, यानी इन्हीं दोनों की लंबाई का योगफल जो है वह AC के इक्वल हो जाएगा। AB प्लस BC बराबर AC होता है। तो AB का लेंथ इतना है, BC का लेंथ इतना है, बराबर इस AC की लंबाई। तो AC की लंबाई सवाल में दिया हुआ है 4x माइनस 3। तो यहाँ से आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए 2x प्लस x यानी कि हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा 4x माइनस 3। आप इसको इधर लाइए, इसको इधर लेके आइए, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिलेगा ना। x की वैल्यू 6 मिलेगा, ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। x प्लस 3 है 4x माइनस, अच्छा ये 4x माइनस 5 है, यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया, तो ये 4x माइनस 5 है। ये ध्यान रखना है आपको, कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। ये 4x माइनस अगर 5 है, अगर 4x माइनस 5 है तो ये क्या बना देगा, 8 बना देगा। ये 3x इधर आएगा तो ये 4x माइनस 3x x हो जाएगा, और माइनस 5 जब इधर आएगा तो ये 5 प्लस 3 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। कॉलिनियर लाइन पे बेस्ड सवाल है, स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड सवाल है। छोटे छोटे सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल को देख के डरना नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, कहा एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर, 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ जो होता है वह 30,000 रुपया बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉपों का क्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। जो 25 लैपटॉप का प्रॉफिट जो हो रहा है, 25 लैपटॉप को उसने 12% के लाभ पर बेचा है। उसने कुल मिलाकर 12% के लाभ पर बेचा है, ठीक है। 25 लैपटॉप को 12% के लाभ पर बेचा है, और 15 लैपटॉप को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। 15 लैपटॉप को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। 25 लैपटॉप को उसने 12% के लाभ पर बेचा है और 15 लैपटॉप को उसने 20% के लाभ पर बेचा है। और सवाल में कहा है कि कुल 40 लैपटॉप को अगर वह 18% के लाभ पर बेचे होते, अगर इस कुल 40 लैपटॉप को अगर वह 18% के लाभ पर बेचा होता, अगर वह 18% के लाभ पर बेचा होता तो उसे कुल 30,000 रुपया अधिक लाभ होता। तो सभी लैपटॉप का, प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, यदि सबका क्रय मूल्य समान है, ठीक है। तो चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अगर 25 लैपटॉप को इतना प्रतिशत के लाभ पर बेचा है और 15 लैपटॉप को इतना प्रतिशत के लाभ पर बेचा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कुल 40 लैपटॉप पर उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ होगा।
ठीक है, देखिए ये कहा है कि अगर 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पर बेचा होता मतलब मैं यहां से रियल वैल्यू निकालना चाहता हूं, एक्चुअल में निकालना चाहता हूं कि अगर 25 लैपटॉप को 12% के लाभ पर बेचा है और 15 लैपटॉप को 20% के लाभ पर बेचा है, तो 40 लैपटॉप को, सभी लैपटॉप को वह कुल कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचा होता। तो आप कहोगे यहां पर 40 लैपटॉप का पर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हो कि 40 लैपटॉप पर उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो ये जानने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप यहां से डेविएशन लगा दीजिए, दूसरा रास्ता है कि आप ट्रेडिशनली भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगर 25 लैपटॉप पर उसे 12% का लाभ होता है, अगर 25 लैपटॉप पर उसे कुल 12% का लाभ होता है, अगर 25 लैपटॉप पर उसे कुल 12% का लाभ होता है और 15 लैपटॉप पर उसे 20% का लाभ होता है, तो 25 लैपटॉप पर उसे कुल लाभ कितना होगा ये आप हमें बता दीजिए। कुल कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो अगर एक लैपटॉप पर 12% का लाभ होता है तो 25 लैपटॉप पर भी उसे कुल 12% का लाभ होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 40 लैपटॉप पर उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ जानने का तरीका यह है कि 40 लैपटॉप पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो एक तो तरीका यह है कि आप डेविएशन लगा दीजिए और दूसरा तरीका है कि आप ट्रेडिशनली भी सॉल्व कर सकते हो उसे। अगर प्रत्येक लैपटॉप पर 12% का लाभ हो रहा है तो 25 लैपटॉप पर उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा होगा, 12% का लाभ। तो कुल लाभ जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, कुल लाभ जो हो जाएगा वह हो जाएगा 25 गुना 12, यही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी कि 25 लैपटॉप पर कुल लाभ जो होगा वह इतना हो जाएगा। अगर 15 लैपटॉप को उसने 20% के लाभ पर बेचा है, 15 लैपटॉप को उसने अगर 20% के लाभ पर बेचा है, तो 15 लैपटॉप का कुल लाभ जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 15 गुना 20 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से इन 40 लैपटॉप का कुल लाभ जो हो जाएगा वह इतना हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, परसेंटेज वैल्यू चाहिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उन 40 लैपटॉप पर कुल कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो यानी इसके नंबर ऑफ लैपटॉप से इसको हमें डिवाइड करना है, 40 से डिवाइड कर देंगे तो यहां से हमें पता चलेगा कि 40 लैपटॉप पर कुल इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 25 गुना 12, 25 चौका 100 होता है, तो 25 गुना 12 हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 300, अब प्लस ये हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, यानी ये भी तो 300 ही होगा ना, ये भी 300 होगा। अब बट्टा में ये हो जाएगा कितना, ये बट्टा में हो जाएगा 40। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी खत्म कर देते हैं, तो 60/4% यानी कि कुल मिलाकर 15%, यानी कि 40 लैपटॉप पर उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ होता, 15% का लाभ होता। अगर उसने 25 लैपटॉप को 12% के लाभ पर, 15 लैपटॉप को 20% के लाभ पर बेचा है, तो 40 लैपटॉप पर उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ होगा, कुल इतना प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि यहाँ पर हमें इन सब का एवरेज निकाला है हमने कि 40 लैपटॉप पर उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो 40 लैपटॉप पर कुल मिलाकर इतना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 40 लैपटॉप पर कुल मिलाकर इतना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। सवाल में अब देखिए कहा है कि देखिए एक्चुअली में 40 लैपटॉप पर उसे 15% का लाभ होता, लेकिन सवाल में कहा है कि अगर 40 लैपटॉप पर उसे 18% का लाभ होता तो कुल मिलाकर 30,000 रुपया अधिक लाभ होता। तो यहां पर बताइए कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो 18 माइनस 15 यानी कि 3% का लाभ हो रहा है। तो यही 3% की वैल्यू जो है वह 30,000 के बराबर है, यही 3% की वैल्यू जो है वह 30,000 के बराबर है। तो बताइए 1% की वैल्यू 10,000 के बराबर होगा, 1% की वैल्यू अगर 10,000 के बराबर है तो 100% की वैल्यू जो होगा वह 10 लाख के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000, 1% की वैल्यू 10,000 तो 100% की वैल्यू जो होगा वह इतना हो जाएगा। यानी 40 लैपटॉप का कुल क्रय मूल्य जो होगा वह इतना हो जाएगा। अब सवाल में कहा है कि 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य जो है वह समान है, यानी कि बराबर है। अगर 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य इतना है, 10 लाख है, तो एक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना होगा ये आप हमें बता दीजिए। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 40 लैपटॉप का कुल क्रय मूल्य जो है वह है कितना, 10 लाख रुपया है। 40 लैपटॉप का कुल क्रय मूल्य जो है वह कितना है, 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है। तो एक लैपटॉप की क्रय मूल्य कितना होगा, तो बस 40 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 25,000। यानी प्रत्येक लैपटॉप का जो क्रय मूल्य होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा वह 25,000 होगा, और यही तुम्हारा उत्तर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ गया है। आप चाहते तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन से बच भी सकते थे, तो डेविएशन आपको लगाना पड़ता, तो डेविएशन भी लगा के आप ये निकाल सकते हो कि कुल 40 लैपटॉप पर उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ होगा, है कि नहीं। एक्चुअल में 40 लैपटॉप पर उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो जब आपको पता चल जाएगा तो सवाल में 18% तो दे ही रखा है, तो उसमें से माइनस कर दीजिए, तो कुल 3% का लाभ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल में कहा है कि 30,000 अधिक लाभ हो रहा है, तो 3% की वैल्यू 30,000, तो 100% की वैल्यू हो जाएगा 10 लाख, यानी 40 लैपटॉप का कुल क्रय मूल्य 10 लाख होगा। अब कहा प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य सेम है, तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25,000। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल में दिया हुआ है
कि वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या आपको पता करना है। वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या आपको पता करना है जिसे 1212 में जोड़ा जाए तो एक यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिल जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको यहाँ पर मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको यहाँ पर मिल जाए। तो सोचिए x की वैल्यू क्या हो सकता है, तो आपको कहोगे सर x की वैल्यू लिस्ट रखना है तो 1225 जो होता है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो यहाँ पर आपको कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा, 13 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर दिया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। अगर 1212 में कम से कम 13 आप जोड़ देते हो तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था अपना, क्वेश्चन नंबर क्या था अपना, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाएगा जो कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। 26.52 है, 26.52 है, इंटू आगे लिखा हुआ है 3.89 प्लस नहीं माइनस 7.79 इंटू 2 अब प्लस लिखा हुआ है 27.39। इन सब का मान कितना होगा, इन सब को जब आप कैलकुलेट करोगे तो उत्तर क्या मिलेगा ये आपको पता करना है। एक बात बताना है, बताइए आप, यहाँ पर सवाल में दे रखा है लगभग मान निकालना है आपको। ठीक है, लगभग मान आपको निकालना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो कि निम्नलिखित समीकरण के प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। ठीक है, इसके जगह पर इन सब का लगभग मान कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। एक बात आपको पता होना है, ये देखिए एक बात आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि कभी भी अगर डेसिमल 5 के बाद कोई भी चीज़ें हैं जैसे 0.59 है तो इसका जो अगला इंटीजर नंबर होता है वो हम लोग लेते हैं। तो 0.59 चूंकि ये आधा से ज्यादा वेटेज इधर दे रहा है, ये 0.5 आधा क्या होता है, आधा का मतलब इधर भी आधा और इधर भी आधा, यानी ये भी 0.5 है और ये भी 0.5 है। तो जिसका वेटेज ज्यादा होगा उधर इंटीजर नंबर जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 0.59 है तो इसका जस्ट अगला इंटीजर लेंगे क्योंकि ये इसका वेटेज 0.5 से ज्यादा है। जैसे 0.6 है तो इसका वेटेज जो है वो हाफ से ज्यादा है तो इसका जस्ट अगला इंटीजर 1 हम लोग लेंगे। जैसे यहाँ पे 0.3 है, अगर यहाँ पर 0.3 है तो जस्ट इसका पीछे वाला इंटीजर नंबर हम लोग लेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0.7 है तो इसका वेटेज जो है वो हाफ से ज्यादा है, इसका वेटेज हाफ से भी कम था इसलिए मैंने इसका जस्ट पीछे वाला इंटीजर लिया। अब इसका वेटेज देखिए ये हाफ से भी ज्यादा है तो इसका जस्ट अगला इंटीजर यानी कि 1 लेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे 1.79 है तो जस्ट इसका जस्ट अगला इंटीजर नंबर लेंगे 2। जैसे यहाँ पर 3.29 है तो इसका जस्ट अगला इंटीजर हम लोग ले लेंगे क्या, 3 ले लेंगे, है कि नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब चलिए इसी कंसेप्ट को हमें इस सवाल में लगाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 26.52 तो इसका जो वेटेज है वह 0.5 से ज़्यादा हो रहा है तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा वह कितना होगा, 0.52 का जो वेटेज होगा वह हाफ से ज़्यादा हो रहा है तो इसका जस्ट अगला इंटीजर लेंगे 1 तो ये होगा 1 + 26 यानी कि ये 27 हो जाएगा गुना। ये भी 0.84 है तो इसका भी अगला इंटीजर यानी कि 4 लेंगे। माइनस ये 7.79 है तो इसका भी वेटेज हाफ से ज़्यादा है तो इसको हम लोग इसका अगला इंटीजर नंबर लेंगे यानी कि 8, ये हो जाएगा कितना 2 है। अब प्लस 27.39 तो इसका वेटेज जो है वह हाफ से भी कम है तो इसका जस्ट अगला पीछे वाला इंटीजर यानी कि 27 लेंगे। अब इन्हीं सब का हमें कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफाइड करना है। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या उत्तर आपका आ सकता है ये बताइए। ऑप्शन को देख के आप क्या लगा सकते हो उत्तर, ऑप्शन को देख के आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो सकता है। 27 चौका कितना होता है, 20 चौका 80 और 7 चौका 28 यानी 108 होता है। 108 में से 16 को माइनस करके 27 आपको जोड़ना है तो कुल मिलाकर 11 यहाँ पे जोड़ना है और 108 यानी 119, ये हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इस तरह के सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। 0.5 के बाद अगर कोई भी चीज़ें लिखी गई हैं तो उसका वेटेज उसका जस्ट अगला नंबर, 0.5 से पहले कोई चीज़ें हैं तो उसका जस्ट पीछे वाला इंटीजर नंबर हम लोग लिखते हैं, वेटेज जो होता है वह कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि एक आदमी कुल 15 रुपया में 15 सामान खरीदता है, ठीक है। यदि उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपया में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 23%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर 15 वस्तु की कीमत जो है वह 15 रुपया है तो प्रत्येक वस्तु की कीमत जो हो जाएगा वह 1 रुपया हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य 1 रुपया है और विक्रय मूल्य अगर 1.23 रुपया है तो प्रॉफिट हो रहा है 0.23 का कितने पर, तो 1 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100%, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 23% हो जाएगा और यही तुम्हारा उत्तर होगा। और वैसे भी अगर आप सोचना चाहते हो कि अगर प्रत्येक वस्तु की कीमत 1 रुपया है तो मैं मान लेता हूं प्रत्येक वस्तु की कीमत जो होगा वह 100 रुपया होगा और प्रत्येक वस्तु को 123 रुपया में बेचा जा रहा है तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 23 रुपया का लाभ होता है तो 100 पर ये हो जाएगा 23%। ऐसे हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वह 56 है, a प्लस बी की वैल्यू जो है वह 56 है और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वह 496 है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वह 496 है। तो हमसे पूछा जा रहा है a b का मान कितना होगा, a और b का गुणनफल। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, अगर a b की वैल्यू हमें निकालना है तो पहले दोनों का स्क्वायर आपको चाहिए। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो जाएगा 56 का स्क्वायर कितना होगा 36, 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 56 का स्क्वायर क्या होता है ये बताइए। ये हो जाएगा 36 के 6 बाकी 3, 6 पच्चे 30, 30 3 33 हो जाएगा, 6 पच्चे 30 के 0 बाकी 3 हो जाएगा, 25 25 25 3 कितना हो जाएगा 28, 6 3 8 3 11 कि 1 बाकी 1 2 1 3 यानी 3136 हो जाएगा। तो 56 का स्क्वायर जो होता है वह 3136 हो जाता है। 3100 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कितना होगा ये बताइए। दोनों को इसको जब आप ओपन करोगे तो ये बना के क्या देगा, ये बना के देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 496 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। तो जब अच्छा कुछ नहीं करना है, क्या घटाना है, इसमें से इसको आपको घटाना है। जोड़ोगे तो ये ab का टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। अगर आप घटाते हो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटाते हो तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और इधर आपको मिल जाएगा 4ab यानी ये दो जुनो जुटेगा तो ये हो जाएगा 3136 में से 496 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा। 3136 में से 496 को माइनस करना है तो ये आपको क्या देगा ये बताइए। ये 0 हो जाएगा, 13 में से 9 घटेगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना 0 था तो 10 में से 4 घटेगा, ये हो जाएगा 26 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 यानी कि 2640 यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 2640। ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 4 से तो ये कटेगा ही कटेगा, 4 से जब इसको काटोगे तो 6 चौका 24 होता है, शेषफल 2 हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा कितने बार में 660 बार में। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 660 ऑप्शन नंबर डी, ए और बी का गुणनफल 660 ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 214 की ओर। आयताकार भूखंड है, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा का माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है। तो इस आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप होता है 2 × l + b, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई आपको दिया गया है उस आयत का 63 मीटर और उस आयत का विकर्ण यानी कि डायगोनल की लेंथ आपको दिया है 65 मीटर। तो सबसे पहले तो उस आयत की भुजा चौड़ाई आप निकाल दीजिए यानी कि b की लेंथ आप निकाल दीजिए और तब जाकर उस आयत का परिमाप आप निकाल पाओगे जो कि होता है 2 × l + b। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हो। अच्छा एक बात आप हमें बताइए, आप सबको अच्छे से पता होगा कि अगर ये हमारा आयत है तो आयत में आमने सामने की भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है और आयत के प्रत्येक कोण जो होते हैं ये एंगल जो होता है वह 90 डिग्री होता है। अगर ये हमारा L है और ये हमारा B है तो इन दोनों के स्क्वायर का योगफल जो होगा वह इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों के स्क्वायर का सम। अगर ये मान लीजिए इस वर्ग आयत का विकर्ण अगर D है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर D स्क्वायर होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। L की वैल्यू आपको पता है, D की वैल्यू भी आपको पता है। तो यहाँ पे L की जगह पर आप 63 का स्क्वायर रख दीजिए। ये L की वैल्यू 63 रखोगे, 63 का स्क्वायर, D की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 65 का स्क्वायर। तो यहाँ से सवाल को सॉल्व करोगे तो B की वैल्यू आपको मिल जाएगा। B की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो B की वैल्यू जो होगा वह 16 हो जाएगा। B की वैल्यू अगर 16 है, मैंने सोचा है, ठीक है, B की वैल्यू जो होगा अगर 16 है, अगर B की वैल्यू जो है वह 16 है। देखिए मैं ऑप्शन यूज कर रहा हूँ कि हमारा क्या हो सकता है। मैंने गेस किया कि अगर मेरी B की वैल्यू अगर 16 है तो इसका पेरीमीटर इस आयत का क्या हो सकता है। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2L + 2B, यही हो जाएगा। तो L की वैल्यू 63 है तो 2L हो जाएगा 126। B की वैल्यू आपने 16 रखा है तो 2B की वैल्यू हो जाएगा कितना 32। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 26 और 30 होता है कितना 26 और 30 56, 56 और 2 58 यानी कि 158 मीटर पेरीमीटर इतना हो जाएगा। पेरीमीटर जो होगा वह 158 मीटर ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो चीज़ें हमने गेस किया है वह 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी उस आयत की चौड़ाई जो होगा वैसे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, चौड़ाई आपको 16 मीटर ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 को देखिएगा, कहा है कि एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। मतलब ये पूछा जा रहा है कि वर्ग के परिमाप का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो कितने समय में तय कर लेगा उस दूरी को, ये आप हमें बता दीजिए। एक वर्ग है इस प्रकार से, मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड की लेंथ जो है वह 38 मीटर है, यानी ये भी है, ये भी 38 है, ये भी 38 है, ये बात आपको अच्छे से पता होगा। तो इसका पेरीमीटर जो होता है वह होता है 4 × a, ए की लेंथ जो है वह इतना है, तो कुल डिस्टेंस जो हो जाएगा वह इतना हो जाएगा। यानी कि जिस दूरी को उस लड़के को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करना है वह दूरी इतना है। अब इस डिस्टेंस को
इस डिस्टेंस को अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करेगा तो कितना समय लगेगा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, चूंकि ये मीटर में है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे को भी आप मीटर में चेंज कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, ऊपर में 18 चल जाएगा। तो कुल मिलाकर इतना सेकंड में वह लड़का इस दूरी को तय कर लेगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, यही होगा ना, 38 ही है ना या 35 है, 38 ही है, ठीक है। अब ये आपका क्या मिलेगा ये आप हमें बता दीजिए। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, ठीक है, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 5 7 35 होता है और 6 हो जाएगा, यानी कि 7 6 42, 42 दूना 84, 84 से तो ज़्यादा ही आ रहा है उत्तर, यानी 91.2 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। कुछ भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आप ऑप्शन गेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए आपको पता होगा पिछले सेशन में भी इस तरह के सवाल पूछे गए थे, सेट 4 में भी, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स आपको दे दे, किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दे आपको, तो जैसे मान लीजिए ये शीर्ष हमारा x1, y1 है, ठीक है, ये शीर्ष हमारा x2, y2 है और ये शीर्ष हमारा x3, y3 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू मॉड x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फार्मूला से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते हो। इस फार्मूला से आप किसी भी त्रिभुज का क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो, अगर उस त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स आपको सवाल में दे दे। जैसे कि अपने ही सवाल में देखिएगा, इस त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स आपको दे रखा है। पहला जो वर्टेक्स है x1 और y1 वो आपको सवाल में दिया हुआ है 0,2 है, यानी x1 y1 जो है वह 0,2 है। दूसरा वर्टेक्स जो है x2, y2 जो है वो भी सवाल में दिया हुआ है 2,3 है। तीसरा वर्टेक्स भी सवाल में दिया गया है x3, y3 जो है वह 3,1 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, सब वैल्यू आपको पता ही है। ये हमारा x1 है और ये y1 है, ये x2, y2 है, ये x3, y3 है, ठीक है। तो वैल्यू आप पुट करके आंसर निकाल दीजिए। हमेशा एक बात आपको ध्यान में रखना है कि मॉड के अंदर कोई भी चीज़ें निगेटिव हो जाए ना तो वो मॉड के बाहर आके पॉजिटिव ही होता है। मॉड के अंदर हमेशा अगर कोई भी चीज़ें निगेटिव आ जाए तो वो पॉजिटिव आपको लेके चलना है, यानी चीज़ें जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। मॉड में कोई भी चीज़ें निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। अब सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाफ हो जाएगा यानी इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, इसी यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक बात बताइए, x1 क्या है आपका, तो आप कहोगे x1 हमारा 0 है। तो x1 जब यहाँ पर आप 0 रखोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, मान लीजिए इस ब्रैकेट की वैल्यू कुछ भी होगा तो लास्ट में 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू पूरा तो 0 ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है। अब प्लस x2 की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो यहाँ पे आप 2 रख दीजिए। y3 आपका क्या है, y3 आपका है 1, तो y3 यहाँ पर 1 रखिए, माइनस y1 कितना है आपका, y1 है आपका 2, तो यहाँ पे आप 2 रख दीजिए, प्लस x3 आपका कितना है, x3 आपका 3 है। y1 आपका क्या है, y1 आपका है 2, माइनस y2 कितना है आपका, तो y2 है आपका 3। तो ठीक बस है, बस इतना ही है ना, बस इतना ही है। और ये हो जाएगा हमारा हाफ, ठीक है, हाफ इंटू इतना मॉड, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, मैंने अभी आपको कहा कि मॉड के अंदर कोई चीज़ें अगर निगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये है -1, ठीक है, 1 - 2 यानी -1, ये भी है 2 - 3 यानी कि -1, ये -3 है और ये -2 है। तो मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, -2 जोड़ -3 यानी कि -5 हो जाएगा। तो -5 अगर मॉड में है, अगर मॉड में -5 है तो इस ये चीज़ें बाहर जब आएगा तो ये 5 आपको देगा, मॉड से बाहर जाएगा तो ये पॉजिटिव चीज़ें आपको देगा। तो ये हो जाएगा -5, मॉड की वैल्यू 5 हो जाएगा। तो जब इसका एरिया आप निकालोगे तो हाफ इंटू 5 यानी उस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 वर्ग यूनिट। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 2.5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं था, इस तरह के सवाल हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया है, 2 सवाल शायद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है 3x - 2y = 10 है, xy 11 है, तो 27x³ - 8y³ की वैल्यू कितना होगा। अगर 3x - 2y की वैल्यू 11 है, 11 है या 10 है, 10 है, ठीक है, 10 है। एंड आगे दिया हुआ है कि xy की वैल्यू 11 है, xy की वैल्यू 11 है। तो आपको पता करना है कि 27x³ - 8y³ की वैल्यू कितना होगा, ये आपको पता करना है। मतलब इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब, यानी कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब बराबर होता है a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b। ये बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब सभी वैल्यू अपने पास है, a - b का होल क्यूब यानी ये a है और ये b है आपका, ठीक है। तो a - b की वैल्यू आपके पास है,
ए इंटू बी की वैल्यू भी आपके पास है, तो बस वैल्यू ही हमें पुट करना है। तो ये हो जाएगा 27x की क्यूब माइनस 8y की क्यूब की वैल्यू जो हो जाएगा वह होगा a माइनस बी की होल क्यूब, यानी 3x माइनस 2y का होल क्यूब यानी कि 10 का क्यूब। ये हो जाएगा 10 का क्यूब यानी कि 1000 होगा, प्लस 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए बी, ए बी 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए बी, ए बी की वैल्यू जो है वह कितना है 11 है। ए बी की वैल्यू जो है, अच्छा ए आपने यहाँ पर क्या रखा है ये बताइए। ए की वैल्यू आपने रखा है 3x, y की वैल्यू आपने रखा है 2y, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू अपने को पता है 11 है, तो जब यहाँ पर ए बी की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 3x इंटू 2y इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी ये वैल्यू भी हमने अपने को पता है 10 है। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा ये बताइए। कुछ नहीं मिलेगा, आपका उत्तर मिलेगा। और क्या मिलेगा ये बताइए। ये हो जाएगा 9, ठीक है, इंटू, अच्छा 9 दूना 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 दूना 18 और एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स की वाई की वैल्यू आपको पता ही है 11, ठीक है, इंटू हो जाएगा कितना 10। बस इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये हमारा 1000 तो है ही, बस इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। 180 चूँकि 10 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा 11 गुने 18 कितना होता है ये बताए। अच्छा चलिए 180 गुना 11 क्या हो जाएगा। 180 को चूँकि 18 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर 180 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 तो देगा ही देगा, फिर इसमें 1800 तो देगा ही देगा। 180 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा, फिर उसमें 180 हमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1980, यानी ये पूरा हो जाएगा 1980। तो 1980 में 1000 जोड़ेंगे तो उत्तर हो जाएगा 2980। देख लीजिए कहाँ पे उत्तर है 2980। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कुछ था नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सभी वैल्यू अपने पास था। यहाँ पर हमने क्या किया था, अपने पास जो 3x माइनस 2y बराबर ये अपना 10 था, तो यहाँ पर a बराबर आप 3x मान सकते हो और b बराबर आप 2y मान के सवाल को हमने अभी सॉल्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 की ओर। अच्छा क्वेश्चन 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 और 56,000 निवेश करता है, तो वर्ष के अंत में इतने हज़ार रुपया का लाभ होता है, तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। यानी इसके शेयर का जो रेशियो है ए और बी का, वो सवाल में दिया हुआ है 42,000 और 56,000 है। तो 42 और 56 है, 56 है, 0 को हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा 3:4, यानी कि इसके शेयर का रेशियो जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3:4। तो इसका जो प्रॉफिट होगा वह भी इसी रेशियो में चेंज होगा, इसी रेशियो में बटेगा। तो यहाँ से इसका कुल लाभ जो है वह 87,220 है। तो यहाँ पर इसका लाभ जो बनेगा वह कुल अनुपात 7 का बनेगा, और कुल लाभ जो बन रहा है वह 87,220 बन रहा है, 87,200 बन रहा है। जो जितना शेयर लगाएगा कुल प्रॉफिट का उतना हिस्सा लेगा, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। अनुपात 7 का मान इतना है, तो अनुपात 1 की वैल्यू आप निकाल दीजिए और फिर अनुपात 3 और अनुपात 4 की वैल्यू निकाल दीजिए। आपसे क्या पूछा था, शेयर बी का हिस्सा, तो बी की वैल्यू यानी अनुपात 4 का मान निकाल दीजिए, ठीक है। आपका उत्तर जो होगा वह 43,000 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा सारे ऑप्शन जो है वह 43,000 से ज़्यादा ही है, तो अनुपात 1 का मान निकाल दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। ये 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7 दूना 14, 3 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 7 छक 42 हो जाएगा, 12,660। तो फिर अनुपात 4 का मान आप निकाल दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा 0, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, ठीक है। फिर 6 चौक 24 24 और 2 26 के 6 बाकी 2, 6 दूना 12, 12 2 14 के 4 बाकी 1, और फिर हो जाएगा 6 और 1 कितना हो जाएगा 6 है, 6 से हमने मल्टीप्लाई किया है ना, 4 से ना मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 6 चौक 24 के 0, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 4 चौका 16, 16 2 18, 8 बाकी 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 एकम 4, ठीक है, 49,840। ऑप्शन नंबर डी। जो जितना हिस्सा लगाएगा वह पूरे लाभ का उतना हिस्सा लेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब वो होता है जो नंबर बार बार ज़्यादा बार रिपीट करता है वही उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। तो यहाँ आपके पास जो आंकड़ा है वह है 2,2, ठीक है, फिर है 3, 5, 15, 3 बार 15 है, फिर आगे क्या है 20, 21, 23, 20, 21, 23 है, फिर आगे क्या है, आगे है 25, 15, 23, 25, 15, 25, 15, 25, 15, 23, 25, 23, 25। तो आप देख लीजिए कि कौन नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। सबसे ज़्यादा बार कौन, 2 तो नहीं होगा, 2 सिर्फ 2 ही बार रिपीट कर रहा है, 3 भी नहीं होगा क्योंकि 1 ही बार रिपीट कर रहा है, 5 भी नहीं होगा, ठीक है, ये सब तो नहीं होगा। 15 कितना बार रिपीट कर रहा है, 1 बार यहाँ और 3 बार यहाँ पर, 4 बार रिपीट कर रहा है।
और इसके अलावा कोई नंबर 4 बार रिपीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? मॉड हो जाएगा, यानी कि बहुलक हो जाएगा। 15 ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। कहा निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य यानी कि कोप्राइम है? क्वेश्चन नंबर 20। आप सबको अच्छे से पता होगा कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 हो। कोई भी दो लगातार संख्या कोप्राइम नंबर होती है, जैसे 7 और 8। क्यों है? क्योंकि इन दोनों का HCF 1 आ रहा है, ठीक है, यानी कि वही एक ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन दोनों में भाग लग रहा है। कोई भी दो लगातार संख्या कोप्राइम नंबर होता है। तो देखिए इसमें कौन दो लगातार संख्या? ऑप्शन नंबर सी है। जरूरी नहीं है कि दो लगातार संख्या ही कोप्राइम होगा, ऐसे भी बहुत सारे नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि 47 और 43 ये भी हमारा कोप्राइम नंबर है। जैसे मान लीजिए 39 और 37 ये भी हमारा कोप्राइम नंबर है। तो जरूरी नहीं है कि दो लगातार संख्या ही कोप्राइम नंबर होगा। मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि वे सभी संख्याएं जिसका HCF 1 हो जाए वो कोप्राइम यानी कि सह अभाज्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के तिगुने से 6 डिग्री कम है। बड़े कोण का माप क्या होगा? पूरक कोण कहने का मतलब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। एक कोण है बड़ा और दूसरा कोण है छोटा। तो मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू जो है वह y से बड़ी है, ठीक है। तो कहा है कि बड़ा कोण जो है वह छोटे कोण के तिगुने से, छोटे कोण के तिगुने से मैं मान ले x y मत मान लीजिए, पहला और दूसरा मानता हूँ, पहला और दूसरा। पहले बड़ा कोण जो है वह इसको ऐसे मान लीजिए कि ये संख्या जो है वह दूसरे से बड़ी है, ठीक है। अब कहा बड़ी संख्या जो है वह छोटी संख्या के तिगुने से 6 डिग्री कम है। तो छोटी संख्या अगर x है तो इसका तिगुना हो जाएगा बड़ी संख्या यानी कि 3x, लेकिन इसके तिगुने से 6 डिग्री कम है। तो ये हमारा बड़ी संख्या होगा, ये हमारा छोटी संख्या होगा। तो दो पूरक कोण में बड़ी संख्या है और छोटी संख्या ये है। पूरक कोण वो कोण, वैसी दो कोण जिनके कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण वो कोण पूरक कहलाते हैं। तो अगर ये दोनों कोण पूरक है तो इनके कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा, यानी कि 3x - 6 + x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4x की वैल्यू -6 उधर जाएगा तो 96, तो x की वैल्यू 24 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 24 है तो हमसे पूछा जा रहा है कि बड़ा कोण का माप कितना होगा। तो बड़ा कोण हमारा ये है, तो 24 तिया कितना हो जाएगा? 24 तिया x की वैल्यू यहाँ 24 रखोगे, 24 तिया 72, 72 में से 6 घटेगा, ये हो जाएगा कितना? 66 डिग्री। यानी बड़ा कोण 66 डिग्री होगा, छोटा कोण 24 में 13,310 रुपया हो जाएगा। 3 साल में हो जाएगा, आप सबको अच्छे से पता होगा। 10,000, 13,310 और 10% का जो कॉम्बिनेशन होता है वह 3 साल का ही होता है। वैसे सवाल को समझ लीजिए। मान लीजिए कि प्राइस जो है हमारा प्राइस जो है वह 100 है, प्राइस जो है वह आपका 100 है। तो अगर कोई धनराशि 100 है और इसमें आप 10% का ब्याज अगर आप लगा रहे हो, 10% का ब्याज लगा रहे हो और ब्याज संयोजित हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से, तो 3 साल के बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी? अगर कोई धनराशि 100 है तो 1 साल के बाद 10% का ब्याज चलेगा, यानी 10 रुपया बचेगा, तो 1 साल के बाद यही धनराशि 110 हो जाएगा। फिर 10% से अगर आप ब्याज इस पर लगाओगे तो 2 साल के बाद यही धनराशि 121 हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर 10% का ब्याज अगर इस पर चल रहा है तो तीसरे वर्ष के अंत में यही धनराशि कितना हो जाएगा? तो 121 का अगर आप 10% आप निकालोगे तो कितना आपको मिलेगा, ये आप बताइए। अगर आप डायरेक्ट 110% अगर आप निकालते हो तो ये आपको मिल जाएगा 133.1 रुपया। यानी कि 3 साल के बाद यही धनराशि जो है कितना हो जा रहा है? 133.1 रुपया हो जा रहा है। यानी कि जो धनराशि 100 रुपया था, जो धनराशि 100 रुपया था उस पर आपने 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया पे लगाया है, तो 3 साल के बाद ये धनराशि देखिए कितना हो जा रहा है? 133.1 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। 3 साल के बाद ये धनराशि इतना हो जा रहा है। पहला वर्ष का मूलधन, दूसरा वर्ष का मूलधन और तीसरा वर्ष का मूलधन, यानी कि 3 साल के बाद यही धनराशि इतना हो जा रहा है। अब आपके सवाल में धनराशि जो था, मूलधन जो था वह 100 नहीं था बल्कि 10,000 था। तो 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए तो ये 10,000 हो जाएगा। 2 जीरो यहाँ पर भी लगा दीजिए, 2 जीरो यहाँ पे भी लगा दीजिए और यहाँ पे भी 2 जीरो लगाइए। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 133 पर 100, यही हम आपका उत्तर हो जाएगा 133, यानी कि 13,000, सॉरी ये हो जाएगा कितना? और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको 100 से, जब इस पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 13,310 रुपया हो जाएगा। तो देखिए ये धनराशि जो है, जो कि 10,000 की धनराशि था, वह 13,310 रुपये की धनराशि बनने में कुल कितने साल का समय ले रही है? 3 साल। 1 साल यहाँ, 2 साल यहाँ और 3 साल यहाँ पर। तो 3 साल के बाद यह धनराशि 13,310 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है। यानी x के 24% का मान जो है वह 10% के
x के 24% का 10% का मान जो है वह 240 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, परसेंट से आप नीचे 10,000 लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, 24 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 10 बार में, तो यहाँ पर चीज़ें आ जाएगी कितना, 10,000। यही तो उत्तर हो जाएगा। x की वैल्यू 10,000, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है और शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। तो कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि पूरे कक्षा का औसत कितना होगा ये आपको पता करना है। 30 कक्षा के विद्यार्थियों ने, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वह 30 है। उसमें से 12 विद्यार्थियों का जो औसत है वह 80 है। ठीक है, और शेष विद्यार्थियों का औसत, 12 विद्यार्थियों का औसत जो है वह 18 है और शेष विद्यार्थियों का औसत 75 है। यानी कि शेष विद्यार्थी 18 विद्यार्थी का औसत जो होगा वह 75 होगा। तो कक्षा के प्राप्तांकों का औसत कितना होगा, कुल कक्षा में जितना विद्यार्थी है उसका कुल औसत कितना होगा ये आपको पता करना है। यानी 300 विद्यार्थी का औसत कितना होगा ये आपको पता करना है। एक तो तरीका ये है कि दोनों को गुना करके, इन दोनों को गुना करके फिर जोड़ के उसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी दूसरा तरीका है, आप इसमें डेविएशन लगा सकते हो। ठीक है, अगर 12 छात्रों का औसत 80 है और 18 छात्रों का औसत 75 है, तो 30 छात्रों का औसत, कुल औसत कितना हो जाएगा ये आपको पता करना है। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। एक बात बताइए, हमारा उत्तर जो होगा वह कितना होगा। अगर 12 छात्रों का औसत 18 है, 18 छात्रों का औसत 75 है, तो कुल 30 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा। एक बात तो पता है अपने को कि 70 से 75 से तो ज़्यादा होगा, 75 से तो ज़्यादा होगा। तो देखिए 75 से कौन कौन ज़्यादा है, तो 75 से तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ज़्यादा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। यही तुम्हारा उत्तर होगा। अगर न्यूनतम 18 इससे कम है, इसका औसत ज़्यादा है और इसका औसत कम है। अगर 18 छात्रों का औसत 75 है और 12 छात्रों का औसत 80 है, तो कुल 300 छात्रों का औसत जो होगा वह कितना होगा, तो 75 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 12 छात्रों का औसत 80 है। 12 छात्रों के द्वारा प्राप्त जो औसत है वह 80 हो रहा है और 18 छात्रों का जो औसत है वह 75 है। तो 300 छात्रों का औसत जो होगा वह कम से कम इससे तो ज़्यादा ही होगा, मोर देन 75 होगा, मोर देन 75 होगा, मोर देन 75 होगा 300 छात्रों का औसत। तो सहयोग से देखिए एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, और ये सवाल का उत्तर है। बाकी कर सकते हो, ट्रेडिशनली भी कर सकते हो और तरीके से भी कर सकते हो। जैसे 12 छात्रों का औसत जो है वह 80 है और शेष छात्रों का औसत 75 है, शेष छात्रों का औसत 75 है, तो शेष छात्र कितना होगा, तो कुल छात्रों की संख्या 30 है, जिसमें से 12 छात्रों का औसत 80 है, तो शेष छात्र 18 हुआ, तो 18 छात्रों का औसत जो होगा वह 75 होगा और 12 छात्रों का औसत 80 होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कुल 300 छात्रों का औसत कितना होगा, ये आप हमें बता दीजिए। देखिए एक तो तरीका है, मैंने आपको बता दिया ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर 12 छात्रों का औसत 80 है और 18 छात्रों का औसत जो है वह 75 है, यानी औसत जो है वह कम से कम 75, ज़्यादा से ज़्यादा 80 है, तो औसत हमारा इन दोनों के बीच में होने वाला है। यानी औसत जो होगा कुल छात्रों का वह 75 से तो ज़्यादा होगा, इतना बात अपने को पता है। तो ऑप्शन से आपने सॉल्व किया, ऑप्शन नंबर ए, यानी 75 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, और ये तुम्हारा उत्तर होगा, है कि नहीं है। ठीक है, 75 से ज़्यादा होगा और 80 से कम होगा। अब एक बात बताइए, सवाल को ट्रेडिशनली कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, तो ट्रेडिशनली करोगे कि इन दोनों को गुना कर दीजिए, इन दोनों को गुना करके दोनों को जोड़कर 30 से भाग कर दीजिए, तो उत्तर मिल जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि आप डेविएशन लगा सकते हो। अगर 30 छात्रों का औसत हमसे पूछा जा रहा है, अगर 300 छात्रों का औसत हमसे पूछा जा रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि 300 छात्रों का जो औसत होगा वो हमारा 70 होगा, है कि नहीं। 300 छात्रों का औसत जो होगा वो हमारा 70 होगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, हमारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है वो आप देख लीजिए। अगर 30 छात्रा का औसत 70 होगा, तो यहाँ पर 12 छात्रों का औसत जो है वह 80 है, तो यहाँ पर औसत जो है वह कितना से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है, लेकिन 10 बढ़ रहा है किस पे, 12 पर। तो कुल मिलाकर औसत इतना से बढ़ जाएगा, कुल औसत इतना से बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा औसत जो है वह कितना से बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है, लेकिन 5 से बढ़ रहा है कितने पर, 18 पे। तो औसत जो है वह कुल कितना से बढ़ जाएगा, 90 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 30 छात्रों का औसत जो है वह कुल कितना से बढ़ गया है, 120 प्लस 90, यानी कि कितना हो जाएगा, 120 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 210, यानी कि 30 छात्रों का औसत जो है वह कुल मिलाकर इतना से बढ़ गया है। कुल कितने छात्रों का औसत है, 30 छात्रों का औसत है, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 7, यानी कि जो आपने औसत माना है उसमें कितने की वृद्धि होगी, 7 की। यहाँ पर चीजें अगर निगेटिव होता तो जो औसत आपने माना था उसमें हमें माइनस करना होता, ठीक है। यानी औसत जो है वह कुल कितने से बढ़ जाएगा, 77 से, यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा वह 77 होगा, यानी कि 30 छात्रों का जो औसत होगा वह 77 हो जाएगा। ये तुम्हारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 25। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 72 और 119 को भाग करने पर 3 और 4 शेषफल मिले, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या, ऑप्शन से कर लीजिए। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता करना है जिसमें 72 और 119 को भाग करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता करना है जिसमें 72 से भाग करें और 119
को भी उस संख्या से अगर भाग करें तो शेषफल हमारा क्रमशः क्या मिले, शेषफल हमारा क्रमशः 3 और 4 मिले। यहाँ पर शेषफल आपको 3 मिले और यहाँ पर शेषफल आपका 4 मिले। तो बताइए x का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, आप देख लीजिए। वैसे ट्रेडिशनली सवाल को भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन से सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं x की जगह 23 रख दूँ, अगर मैं 23 से इसको भाग करता हूँ तो 23 तिया होता है कितना, 69 होता है। 23 तिया 69 होता है, तो 72 में से 69 घटेगा, शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, अब जिस संख्या को आपने माना है उसी संख्या से यहाँ पर भी आपको भाग करना है और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। यहाँ पर भी शेषफल 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 23 बचे होता है 115, तो शेषफल देखिए यहाँ पे भी 4 आया है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 23 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित दिए गए वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की एमफिल की प्रवेश परीक्षाओं में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या के आंकड़े दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें लगभग कितना राज्य है, कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और 5, यानी कि 5 राज्य हैं। कहा 2017 में कश्मीर से कुल इतना छात्र पास हुआ, बिहार से इतना, मध्य प्रदेश से इतना, पंजाब से इतना और दिल्ली से इतना हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, सवाल तो आपके सामने है ही, आपसे पूछा क्या जा रहा है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सवाल में पूछा जा रहा है कि 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या, 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत के बराबर है, ये आपको पता करना है। यानी कि दिल्ली से 2020 में 2020 में क्या पूछा जा रहा है, बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित छात्रों की कुल संख्या के लगभग कितना प्रतिशत के बराबर होगा। अच्छा, सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो 17 से लेकर कितना है, 2017 से लेकर 21 है। तो 2017 में देखिए, 2017 में दिल्ली से कुल मिलाकर कितना छात्र चयनित हुआ है, 280। 2018 में दिल्ली से कुल कितना छात्र चयनित हुआ है, तो 2018 में दिल्ली से 320 छात्र चयनित हुआ है। 2019 में दिल्ली से कितना छात्र चयनित हुआ है, तो 260 छात्र दिल्ली से चयनित हुआ है 2019 में। 2020 में दिल्ली से कुल कितना छात्र चयनित हुआ है, तो 400। और 2021 में दिल्ली से कुल कितना छात्र चयनित हुआ है, तो 350 छात्र चयनित हुआ है 2021 से। तो 2017 से लेकर 2021 तक दिल्ली से चयनित होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, ये सब आपको जोड़ करना है। तो ये आपका जोड़ तो 0 हो जाएगा, ये होगा 8 2 10 6 16 5 21 के 1 बाकी 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 4 3 7 2 9 9 2 9 3 12 12 2 14 14 2 16, यानी कि 1610 हो जाएगा। यानी कि 2017 से लेकर 2021 तक दिल्ली से चयनित होने वाले छात्रों की कुल संख्या 1610 है। और आपसे पूछा जा रहा है 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या। तो 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये बताइए। तो 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की कुल संख्या जो है वह 380 है, 380 है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि 380 जो है वह 1610 का कितना प्रतिशत होगा, ये आपको पता करना है। बस सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और ऊपर में आपको मिल जाएगा कितना, 3800%, नीचे हो जाएगा 161। ठीक है, आप सोचिए कि अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 20% से भी आपका ऊपर उत्तर होने वाला है, 20% से भी ज़्यादा आपका उत्तर होने वाला है। तो देखिए 20% से कौन कौन ज़्यादा है, 20% से एक ही ऑप्शन उत्तर ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर बी, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अगर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1610 बनेगा, लेकिन 3800 तक जाना है तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बना देगा लगभग 3200 से ज़्यादा, 3300 के आसपास जाएगा। तो हमारा उत्तर आपको जाना है 3800 तक, तो इसका मतलब 20% से भी ज़्यादा आपका उत्तर होने वाला है। तो संयोग से एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, इसमें कुछ था नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा और फिर उसी तरह का सवाल है जो कि पीछे हम लोगों ने सॉल्व किया है। कहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने आपको कहा है कि डेसिमल 5 के बाद अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो वेटेज जो होगा उसका अगला इंटीजर नंबर होगा, और डेसिमल 5 से पहले अगर कोई चीज़ें आ रही है, कोई नंबर आ रहा है, तो वेटेज जो होगा वह इसके जस्ट पीछे का इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल में कहा है कि 48.9 है, 48.9 है इंटू 3.95 है, 3.95 है, माइनस ये है 2.97 प्लस 17.86 है, 17.86 है।
तो देखिए इसका वेटेज देखिए डेसिमल के बाद 9 है, इसका वेटेज जो है वह 0.5 से ज़्यादा है, यानी 1 से थोड़ा कम है, तो इसका जस्ट अगला इंटीजर लेंगे। 48.9 है, मतलब कि इसे हम लोग लेंगे 49, ठीक है, इंटू 3.95 है, तो इसका जस्ट अगला इंटीजर लेंगे 4, ठीक है, माइनस 2.97 है, देखिए 3 से थोड़ा कम है, तो इसका अगला इंटीजर 3 हो जाएगा, प्लस 17.86 है, तो जस्ट इसका अगला इंटीजर लेंगे, क्योंकि डेसिमल में जो वेटेज आ जा रहा है वह 1 के कम आ रहा है, 1 के आसपास आ रहा है, तो इसके अगला इंटीजर जो होगा वह 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लगभग कितना हो जाएगा, 200 में से 4 आप घटाओगे तो 196 में से 3 को घटाओगे तो 193 और इसमें 18 आप जोड़ दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा कितना, 8 3 11, यानी कि 211 है क्या, 211 उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 211 211 ऑप्शन नंबर डी था नहीं कुछ भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6300 को गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या आप ज्ञात कीजिए जिसको कि 6300 में गुना करें तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिले वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिले, वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। तो सोचिए x की जगह पर आप क्या रखोगे कि यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिले। तो छोटी से छोटी संख्या अगर रखना है तो जो सबसे छोटी संख्या होता है सबसे पहले वो आप रखिए। तो अगर आप x की जगह पर यहाँ पर 6 रखोगे, ऑप्शन से अगर हम चलते हैं तो x की वैल्यू अगर आप 6 रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट तो 0 आएगा, अंतिम इसमें 6 3 18 हो जाएगा और ये 6 छक 36 36 1 कितना होता है 37 हो जाएगा, 37,800 हो जाएगा, मतलब ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, 37,800 है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? ठीक है, अगर इससे जस्ट अगला नंबर मैं लेता हूं जो कि 7 दिया है, 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट 2 डिजिट 0 हो जाएगा, ये 7 या 21 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। देखिए ये नंबर तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख ही रहा होगा, है कि नहीं, ये नंबर जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये नंबर हमारा होता है 21 का स्क्वायर, ठीक है, यह नंबर होता है हमारा 21 का स्क्वायर, तो ये कहीं 210 का स्क्वायर ना हो जाए, 210 का स्क्वायर नहीं होगा तो ये हो जाएगा फिर 2100 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी के अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। छोटी संख्या पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी की वैल्यू हमने जब यहाँ पर x की वैल्यू जब हमने 7 रखा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा।